के दरमियान में जो भी आपका क्वेश्चन आएगा, आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। मुझे किसी किस्म का मैसेज ना कीजिए कि सर ये सवाल है, ये ऐसा हो जाएगा, वैसा होगा, ठीक है? तो आप वो मैसेज ना कीजिए, ठीक है? कि जब क्लास पूरी खत्म हो जाएगी, फिर आप हाथ खड़ा करेंगे और वन बाय वन जिसका जो जवाब होगा, वो सवाल करता रहेगा, जिसका मैं नाम कॉल करूँगा और वो अपना सवाल, जितने सवाल उसको करने हैं वो कर लीजिए, ठीक है ना? मैं हमेशा कहता हूँ हम पीएचडी नहीं करने बैठे यहाँ पे, तो कोशिश किया करें कि अगर कोई चीज़ ऐसी चीज़ आपकी समझ नहीं आ रही तो रिकॉर्डेड लेक्चर मौजूद है, पोर्टल मौजूद, बात कर सकते हैं, मेरी क्लास के अंदर भी अलाउ है, आप आराम से सवाल कीजिए, ठीक है? उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हम सबको इन जो हमारी जो ये क्लासेस हैं, इनको अल्लाह में प्यार मोहब्बत से हम लोग कामयाबी से कंप्लीट करें। अच्छा जी, जाते हैं हमारे कोर्स की तरफ। आज थर्ड क्लास है और थर्ड क्लास में इंशाअल्लाह उल अज़ीम हम कुछ और थ्योरी पढ़ेंगे। कल से इंशाअल्लाह मैं आपको सिखाऊँगा, आईडी बनाना सिखाऊँगा कि जो आपकी आईडी है, ठीक है, किस तरीके से आप प्रो कनेक्ट आईडी बनाएँगे वो कल सिखाऊँगा, रिटर्न बनाना भी कल सिखाऊँगा। आज आपको थोड़ी-सी और थ्योरी पढ़ाऊँगा कि जो पिछली दफ़ा जो मैंने आप लोगों को चीज़ें पढ़ाई थी, उनको एज़ पर द लॉ पढ़ाऊँगा। मिसाल के तौर पे कौन चाइल्ड होगा, कब चाइल्ड क्वालीफाई करेगा, कब डिपेंडेंट क्वालीफाई करेगा, सिंगल बनेगा, कब मैरिड फाइल जॉइंटली बनेगा, सेपरेटली बनेगा, वो तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दे दिया है। अब किताब के अंदर ऑब्वियस सी बात है, ये चीज़ें आपको वाक़ई में इतनी कैटेगोरिकली काम नहीं आती, लेकिन अल्टीमेटली 2 से 3 क्लासें मैं इसलिए ले लेता हूँ कि ताकि थोड़ा ये बेसिक जो आपके पास है ना, वो थोड़ी बन जाए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो जब आप इंटरव्यू शीट के ऊपर, मैंने आपको कहा था कि 5 से 7 क्लास आप टैक्स प्रिपेयर बन जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो आपकी जो सीट होती है, उस सीट के ऊपर क्वालीफाई करने के लिए आपको चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है? आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, पूरी किताब की नॉलेज होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जो इंटरव्यू ले रहा है, वो भी रट्टा मार के उसने भी पेपर पास किया होता है। आगे चलते हैं। चलें जी, अब हम अपने केस की तरफ चलते हैं, हमारी तरफ, और हमारी थर्ड क्लास है। थर्ड क्लास के अंदर हम पहले इनकम का फ़ॉर्मूला पढ़ लेंगे, ठीक है? हम पढ़ चुके हैं, ठीक है? लेकिन उसकी डिटेल हम देखेंगे कि एडजस्टमेंट के अंदर क्या-क्या चीज़ें आती हैं, उसकी मोर डिटेल आपने पढ़नी हो तो आप गूगल कर लीजिएगा, ठीक है? मैं आपको कॉन्सेप्ट देता जाऊँगा कि ये होगा क्या। फिर इसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, आज मैं आपको आइटमाइज़ डिडक्शन भी बताऊँगा। फिर फाइलिंग स्टेटस पढ़ाया था मैंने आपको, तो मैं उसको ज़रा लॉ के हिसाब से थोड़ा आपको डिटेल दे दूँगा, ठीक है ना? क्योंकि हर चीज़ का एक टेस्ट होता है। इसके बाद डिपेंडेंसी की डेफिनेशन बताऊँगा, इसके बाद फिर आपको स्केजुअल और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बताऊँगा। फिज़िकली के किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, ठीक है ना? फिज़िकली बताऊँगा और 1040 के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बताऊँगा, और अगर टाइम बच गया तो रिटर्न प्रिपेयर एक छोटा-सा करेंगे, अगर टाइम बच गया, जो कि मुझे पता है नहीं बचता, तो ये पॉइंट होता ही नहीं है ज़्यादातर, ठीक है जी? आगे चलते हैं। सबसे पहले जो टैक्सेबल इनकम का जो फ़ॉर्मूला था, ज़रा पीछे वाली क्लास को थोड़ा, तो ये हमने इसको ज़रा ऐसे पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर, ठीक है? आई होप सो आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी, अगर स्क्रीन नज़र ना आए तो वो आप कह सकते हैं मुझे, ठीक है? आगे चलते हैं, तो हमारे पास जो ग्रॉस इनकम है, एडजस्टमेंट है, अब आज मुझे ज़रा इसकी आपको डिटेल पढ़ानी है, बतानी है, ठीक है? आगे चलते हैं, कि ग्रॉस इनकम हम सबको पता है कि ग्रॉस इनकम को पैसा अपने पास आ रहा है, ठीक है? तो वेजेस सबको पता है, तनख्वाहें, ठीक है ना? दूसरा डिविडेंड, एक मिनट, हमारे एडमिन साहब आए हैं तो उनको ज़रा को होस्ट बना दूँ, 1 सेकंड रुकिएगा। इंतहाई मोअतबर, इंतहाई हमारे प्यारे, और इनको मैंने को होस्ट बना दिया है, ठीक है जी। अच्छा जी, ठीक है, इंटरेस्ट आपको पता है जो सूद कहलाता है वो भी आपकी इनकम है। डिविडेंड, डिविडेंड का मतलब जो मिसाल के तौर पे आप कई कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहाँ से जो अंडे मिलते हैं आपको, ठीक है ना, वो उसको डिविडेंड कहते हैं। स्टेट टैक्स रिफंड, मैंने बताया कि हम 2 तरीके के टैक्स देते हैं, एक फेडरल को टैक्स देते हैं, ठीक है, जो बाबू लोग होते हैं, और जो दूसरा होता है में आप रहते हैं, जिस सूबे में आप रहते हैं, जिस शहर में आप रहते हैं, उसको भी आप टैक्स देते हैं। तो स्टेट टैक्स फेडरल के अंदर रिफंड होता है टैक्सेबल, ठीक है? तो किन सिचुएशन में टैक्सेबल होता है आगे जाके समझाऊँगा, टेंशन ना लीजिएगा। क्यों? क्योंकि दिमाग में आ रहा होगा सर रिफंड का मतलब तो ये होता है कि ज़्यादा टैक्स दे दिया, जब ज़्यादा टैक्स दे दिया तो वो मुझे वापस मिल जाएगा, तो यहाँ पे रिफंड टैक्स क्या? आगे जाके समझा, ये देख लीजिए, ये इसके पार्ट्स हो गए। एलिमनी, एलिमनी 2018 से खत्म हो गया। एलिमनी का मतलब ये होता है कि 2 लोगों के अंदर जो हाँ, 2 लोगों में जब आप अलहदगी हो जाती है तो जो हस्बैंड होता है या जो होता है वो उसको एलिमनी देता है, मतलब जो भी है। जो 2018 में ये खत्म हो गई है, लेकिन ये 2018 नहीं, क्योंकि बाद केसेस अभी चल रहे होते हैं, तो दैट्स व्हाई अभी तक किताबों के अंदर, स्टैंडर्ड किताबों के अंदर अभी तक ये मौजूद है, सीपीए की बुक्स के अंदर। ये सीपीए की बुक्स का स्क्रीनशॉट है, जो कि आप जैसी कोर्स खत्म करेंगे तो आपको 2 किताबें मिलेंगी, 2024 की सीपीए की टैक्स की एंड प्लानिंग की। अच्छा जी, बिज़नेस इनकम सबको पता है कि अगर आपने कोई बिज़नेस किया है, उससे इनकम जो आएगी। कैपिटल गेन सबको पता है कि जिससे अंडे आते हैं, उसके जो मिसाल के तौर पे आपने कहीं भी इन्वेस्टमेंट की है या आपने कोई ऐसी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ वगैरह खरीदी है, वहाँ से जो आपके ऊपर गेन आता है, उसको आप कैपिटल गेन कह रहे होते हैं। आईआरए, आईआरए का मतलब होता है इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट। इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट से जो इनकम आती है, मिसाल के तौर पे आप अपनी पूरी ज़िंदगी इन्वेस्ट करते रहे, उसके अंदर जो इनकम हो रही होती है, लाइक मैं पेंशन फंड कह लूँ पाकिस्तान के अंदर, आप जैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, और जो प्रॉफिट आता है उसके ऊपर टैक्स लगता है। पेंशन एंड एन्युटी, मैंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर पेंशन टैक्सेबल नहीं है, लेकिन यूएस के अंदर टैक्सेबल है। रेंटल इनकम सबको पता है, अगर मेरी प्रॉपर्टी है और उसके ऊपर जो इनकम आ रही है वो। अब आता है यहाँ पे K1। K1 का मतलब क्या है? K1 को मैं बिजनेस इनकम से जोड़ूंगा,
मिसाल के तौर पर मेरी सिंगल मेंबर एलएलसी है, मिसाल से मैंने अकेलौता ऑनर हूँ, ऑनर हूँ। तो अगर मैं अकेलौता ऑनर हूँ तो मेरी वो कहलाएगी बिजनेस इनकम, ठीक है। लेकिन अगर मैंने कहीं पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट की हुई है या मैंने एस कॉर्पोरेशन में इन्वेस्टमेंट की है, पार्टनरशिप और एस कॉर्पोरेशन क्या होती है आगे जाके आपको पता चलेगा, अभी इसका सवाल भी ना कीजिए। तो अगर मैंने किसी पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्टमेंट की है, वहां से जो मुझे प्रॉफिट मिलता है उस प्रॉफिट को कहा जाता है, वो भी बिजनेस प्रॉफिट ही होता है, लेकिन उसको जो नाम दिया जाता है उसे कहते हैं K1 फ्लो थ्रू इनकम, कि वो अगर किसी पार्टनरशिप से आती है। अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान, अगर यूएस के अंदर लोगों ने आपने हमेशा से सुना है यार पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो कुछ भी नहीं देती, बिल्कुल कुछ नहीं देती, यूएस बिल्कुल देती है, लेकिन उसके ऊपर वो टैक्स लगाता है, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट ये ऐसा ही होता है जैसे आप रिटायर होते हैं, ठीक है, आपने यूएस में सुना होगा कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, ठीक है जी। तो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट भी गवर्नमेंट की तरफ से एक तरीके का ये पेंशन ही होता है जनाब। और अदर इनकम, इन सारे हेड के अंदर जो इनकम नहीं फॉल कर रही वो अदर इनकम हो गई। मिसाल के तौर पर आपने चोरी करी किसी ने, ठीक है, चोरी करी, डाका मारा, ब्लैक मनी है, ऑल दीस आर, क्यों? क्योंकि जी यूएस के अंदर बाकायदा कहा गया कि हमें वो देखो लॉ, हम इसको नहीं जानते कि भाई आपने जायज तरीके से कमाया है, नाजायज तरीके से कमाया है, दैट इज इनकम। आगे चलते हैं, फिर इसके बाद हम ग्रॉस इनकम में से माइनस करते हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में क्या आता है जी, सिस्टम में डालनी है, सिस्टम खुद कैलकुलेट करेगा। ये रातों रात आप नहीं सीख जाएंगे ये सारी चीजें, अभी तो सिर्फ और सिर्फ मैकेनिक बन रहे हैं, छोटू बन रहे हैं, छोटू बनते वक्त डेटा टेक्स्ट प्रिपेयर का काम टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम फिजिकल फॉर्म टू सिस्टम एज पर द लॉ। ये आपका काम, सिंपल टैक्स प्रिपेयर का काम कोई भी नहीं है, आपको ट्रेन कर रहा हूँ फॉर सीपीए फर्म्स के लिए, ठीक है। तो ज्यादा दिमाग में ना चलाइएगा, रिलैक्स रहिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो लोग पहली क्लास रह रहे हैं उनको भी कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी क्लास है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, आराम से सुनते रहिए। आप एजुकेटर एक्सपेंस की, एजुकेटर एक्सपेंस वो एक्सपेंस नहीं है जो बच्चों के खर्चे करते हैं आप। अगर कोई टीचर है और टीचर अगर कोई खर्चा करता है तो उसका जो मिसाल के तौर पे उसने अपने नोट बनाने के लिए कोई रिसर्च खरीदे वगैरह वगैरह, वो एजुकेटर एक्सपेंस होते हैं। आईआरए कंट्रीब्यूशन तो जनाबे वाला, जब मेरे प्रॉफिट के ऊपर आप ऊपर कह रहे हो कि जब मैं इनकम कमाऊंगा तो इनकम के ऊपर टैक्स दूंगा, तो जब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तब भी तो मुझे एडजस्टमेंट मिलनी चाहिए, तो ये एडजस्टमेंट। अगर आपने लोन लिया है, आपने, आपके बच्चे ने, तो ये आप स्टूडेंट में स्टूडेंट लोन के ऊपर भी इंटरेस्ट एज एडजस्टमेंट जाता है। हेल्थ सेविंग अकाउंट पाकिस्तान के अंदर आपने हमेशा सुना होगा, हेल्थ इंश्योरेंस यूएस के अंदर है, हेल्थ सेविंग अकाउंट इज जस्ट लाइक अ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो भी प्रॉफिट होता है वो मिल जाता है। के अंदर भी हेल्थ सेविंग अकाउंट इसी तरीके से वो होता है। अगर हेल्थ सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसके ऊपर जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे उसके ऊपर आपको एडजस्टमेंट मिलेगी। मूविंग एक्सपेंसेस जी, वहाँ पे आर्मी के पर्सनल के लिए मौजूद है मूविंग एक्सपेंसेस, ठीक है, नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। वन हाफ ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स क्या होता है, देखो जी, एक तरीके का किया मैंने क्या कहा था कि फेडरल इनकम टैक्स और स्टेट इनकम टैक्स, फेडरल इनकम टैक्स के अंदर भी एक और टैक्स है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स। इतने टैक्सेस हैं कि लोगों की तनख्वाह वहाँ पे 30 से 35% टैक्सेस में चली जाती है, लेकिन बेनिफिट है तो लोग वहाँ रुकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड हेल्थ इंश्योरेंस, ये जो लोग खुद जॉब बिजनेस कर रहे होते हैं, अगर वो हेल्थ इंश्योरेंस अपने शॉप की करवाते हैं तो उसको एडजस्ट है। सेल्फ रिटायरमेंट, अगर वो अपने लोगों के लिए रिटायरमेंट प्लान करते हैं तो उनके लिए है, ठीक है। इंटरेस्ट विड्रॉल, मिसाल के तौर पे आपने एक मॉर्गेज के ऊपर कर लिया हुआ है और उसको अगर आप जल्दी पेमेंट करके जल्दी ले लेते हैं तो उसके ऊपर जो पेनल्टी लगती है उसको भी आप वेव करवा सकते हो। एलिमिनी पेड, एलिमिनी मैंने रिसीव इनकम कही थी और जब पे कर रहा हूँ एडजस्टमेंट लेकर, लेकिन ये 2018 में खत्म हो गया, लेकिन अभी तक स्टैंडर्ड अभी तक लेटेस्ट किताबों के अंदर भी मौजूद है, ठीक है जी। तो ये हो गई ग्रॉस इनकम। फिर इसके बाद एडजस्टमेंट, इसके बाद आते हैं आइटमाइज डिडक्शन। हाय हाय हाय, आइटमाइज डिडक्शन मैंने आपको पिछली क्लास से पढ़ाया था। स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होती है? स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब होता है कि मैं अगर सिंगल, मतलब ना शादी की है, मैं का मतलब है कोई बंदा अगर उसने ना शादी की है ना उसके पास कोई डिपेंडेंट है, तो सिंगल है, तो सिंगल है तो उसको $13,850 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर मेरी इनकम है मिसाल के तौर पे 1,00,000 रुपए, तो उसके अंदर से $13,850 माइनस हो जाएगा। तो जो 87,000 कुछ रुपए बचेंगे या 86 रुपए बचेंगे, रुपए नहीं कह रहे, डॉलर कह देता हूँ, आप नाराज ना होइएगा, आपका हो गया यूएस टैक्स की तरह, सॉरी, रुपए रुपए की बात कर रहा हूँ। तो जो 86,000 कुछ डॉलर जो बचेंगे उसके ऊपर टैक्स लगेगी। अब आगे आ जाए, नहीं है तो बीवी है, हस्बैंड है, दोनों में 27,700 की डिडक्शन मिलेगी। तो ये एनुअल इनकम के अंदर से माइनस करने के 27,000, तो ये तो हो गया स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं भाईजान अपना तो पैकेज ही ऑन है। क्या पैकेज ऑन है कि जनाबे वाला मेरी वाइफ जो है वो ज़्यादातर बीमार रहती है या मैं बीमार रहता हूँ, तो मेरा मेडिकल होता है अभी इसको इन एक्सेस ऑफ 7.5 में मिल जाइएगा। अब इससे ये बोल दीजिए जो भी मेडिकल का खर्चा होता है वो आपको क्लेमेबल है। दूसरा, टैक्सेस जो आप पे करते हैं, स्टेट टैक्स पे किया, लोकल टैक्स पे किया, प्रॉपर्टी टैक्स पे किया, तेल, वो भी आपका आइटम है डिडक्शन में जाएगा। समझ बिल्कुल नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है, देखिए दिल्ली दिल में गालियां ना बकिएगा, समझ अभी बिल्कुल नहीं आएगा, अभी जरा एक्शन पे समझाऊंगा तो पता चलेगा। समझ डिडक्शन में तीसरी चीज है इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस सिर्फ और सिर्फ ये जो होम एंड इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है इसको कहते हैं मॉर्गेज।
कि आपने अपने घर के लिए मॉर्गेज ले लिया या आपने कहीं दूसरा घर लिया जिसको किराए के ऊपर दे दिया, तो अपना घर के ऊपर मॉर्गेज हो गया तो होम मॉर्गेज, और अगर आपने किराए पे देने के इन्वेस्टमेंट, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डिपॉजिट मॉर्गेज। चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि जो आपने जो चर्च को उसको दे दिया, ठीक है ना, इस डिबेट में ना चले जाइएगा सर, फिर ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा चर्च है जिसको देना जरूरी है, ये आपका काम नहीं है जी। जिसका डॉक्यूमेंट आपके पास आ गया, वहाँ पे यूएस पे सारे चर्च और सारी चीज़ें रिलीज होंगी। और कैजुअल इसके अंदर ये बहुत छोटा 400 मिलता है, ठीक है, कैजुअलिटी या थीफ, इन सबको मिलाकर आपका आइटम डिडक्शन होता है। तो अब लॉ क्या कहता है कि जनाबे वाला 1 लाख की आपकी इनकम है जी, इनकम है, ठीक है, तो इसके अंदर से स्टैंडर्ड डिडक्शन या आइटम डिडक्शन विच एवर इज हायर वो ले लो, ठीक है। तो एक्सेल पे समझाता हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगा आपको, मुझे पता है परेशानी होगी। इससे पैटर्न होता है, इसका मतलब एडमिशन नवा नवा आया। चलिए जो नए जो लोग खुशामदीद, जो लोग पुराने हैं उनको खुशामदीद पहले कह दिया। बताइए जी, एक्सेल ये फाइल नजर आ रही है आप सबको? एक्सेल फाइल नजर आ रही होगी, ठीक है जी। छोटू, और आप लोगों को एक्सेल फाइल नजर आ रही है नहीं आ रही? आई एम ऑल्सो छोटू भाईजान, स्टिल आई एम छोटू, ठीक है। तो छोटू का मतलब, अगर जो नए लोग हैं उनको समझ नहीं आएगा, तो छोटू का लोग मतलब मैं आपको, अगर किसी की लेक्चर सुनेंगे तो आपको समझ आ जाए क्यों कह रहा हूँ, ठीक है ना। वैसे तो आप मेरे भाई और बहने हैं, लेकिन छोटू मैं आपको इस वजह से कह रहा हूँ कि कहीं अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस ना करने, क्योंकि 2 महीने के बाद मैंने ये देखा है, यूएस टैक्स एक्सपर्ट, यूएस टैक्स कंसल्टेंट, यूएस टैक्स रिव्यूअर, यूएस पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं, बेचारे पे रो रहे होते हैं, सर हमारे पास काम नहीं आ रहा। मेरे भाई मैंने आपको बनाया था छोटू, और आप बनने चल गए प्रोफेशनल, ठीक है। तो थ्रू आउट द पीरियड ये सिखाता रहूँगा। तो जनाबे वाला आपकी इनकम आई मिसाल के तौर पे, इनकम है $1 लाख की। वैसे $1 लाख बहुत कम होती है यूएस के अंदर, ठीक है ना, $1 लाख की होती ही नहीं है। लोग नॉन एवरेज जो लोग वहाँ पे, ठीक है जी, डॉक्टर वहाँ पे बहुत कमाते हैं। अब देखिए जी, इसमें से मुझे ऑप्शन मिला है, स्टैंडर्ड डिडक्शन एस डी लिखूंगा और आइटमाइज डिडक्शन आई डी लिखूंगा, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन, आइटमाइज डिडक्शन विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, ये लेंगे हम जनाबे वाला, ठीक है जी। विच एवर इज हायर ये लेंगे हम, विच एवर इज हायर, ओके। अब स्टैंडर्ड मैं एज्यूम कर लेता हूँ ये साफ सिंगल है, मतलब जो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंट थी, मैरिड फाइलिंग ज्वाइंट सॉरी, तो इनको मिल गई इनकी मैरिड फाइलिंग ज्वाइंट की वजह से 27,700 की डिडक्शन। तो अब इनको इन्होंने ले ली, ठीक है ना, इन्होंने रिटर्न बनाया, इनके कंसल्टेंट तो इनको भेज दिया, ये सर आपके $72,300 की इनकम के ऊपर टैक्स लग रहा है। उसने कहा रुको जरा सबर करो, मेरा पुराने वाला कंसल्टेंट जो है वो तो मुझसे आइटमाइज डिडक्शन की डिटेल भी लेता था। बोले सर दीजिए, हाँ ये लो मेडिकल की स्लिपें मैंने तुम्हें भेज दी हैं, ये मेडिकल मेरा खर्चा हुआ है $9,000, ओके। और मैंने है ना वो मोर्गेज के, ठीक है, तो मोर्गेज इंटरेस्ट, मोर्गेज का मतलब पढ़ लीजिएगा, जो आप घर फाइनेंसिंग करवाते हैं उसे मोर्गेज कहते हैं, ठीक है। स्पेलिंग भाईजान मेरी, मैं पीले स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, तो जो भाई अच्छे स्कूल से पढ़े हुए हों और मेरी गलतियों के ऊपर ना जाइएगा कि मैं बड़ी स्पेलिंग के अंदर मिस्टेक करता हूँ, ठीक है जी। तो ये मोर्गेज इंटरेस्ट, उसने कहा भाई चलिए घर लिया हुआ है तो मेरा मोर्गेज इंटरेस्ट जो है ना वो $20,000 है, ओके। सालाने की बात कर रहा हूँ, ये मेडिकल भी सालाने की बात कर रहा हूँ, ओके जी। आगे चलते हैं जनाब मेहमाना। अब आपने कहा मैंने ना कुछ सेल टैक्स की स्लिपें संभाली हुई है और प्रॉपर्टी टैक्स की भी स्लिपें संभाली हुई है, तो भाई मेरे पास जो है ना इन सब का खर्चा बन रहा है। और बाकी तो मेरे पास मैंने कुछ डोनेशन वगैरह भी किया था, कैश डोनेशन, वो मैंने $200 पे किया था। नॉन कैश डोनेशन, नॉन कैश के अंदर होता है ये कि जो पाकिस्तान के अंदर बड़े मजे से हम लुंडा के कपड़े पहन रहे होते हैं, मुफ्त में भाईजान ऐसे यही पहन के पड़ा हुआ है, तो हम लोग जो लुंडा के कपड़े पहन रहे होते हैं बड़े मजे से, वो वहाँ पे जो लोग होते हैं वो चर्च को डोनेट करते हैं, कि पाकिस्तानी और इंडियन और बांग्लादेशी हैं, वो चर्चों से खरीदते हैं, उसको धोते हैं और पाकिस्तान भेजते हैं। तो जनाब बहुत बड़ा यहाँ पर, ठीक है। तो जनाब ये वाला ये सारी चीज़ें अब ये कैलकुलेट कर लिया, ओके। अब ये आज क्लास दे रहे हैं हम घर से, तो हमारी वाइफ ने कहा भाई आप क्या कर रहे हैं, कोई तकलीफ वकलीफ कर रहे हैं क्या? हाँ जी। तो अब ये है कि विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर 33,700, तो मैं कहूँगा जनाब सॉरी गलती हो गई, आपके $1 लाख में से जो होगा वो ये माइनस होगा। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन और आइटमाइज डिडक्शन विच एवर इज हायर, योर सिस्टम विल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट, यू डोंट नीड टू वरी, यू जस्ट नीड टू पुट द डेटा, ओके। आगे चलते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन और आइटमाइज डिडक्शन का ये डिफरेंस है, ना ये 7.1%, इसमें क्या होता है सर, लोग इसमें फंस जाते हैं। अब इसी में नहीं फंसो मेरे भाई, टिपिकल तुम लोग सर अभी तब क्या चल रहा है, ठीक है ना। अभी जितना मेरे उससे चलते रहोगे, आज 10वां बैच है, मुझे पता है 9 बैच वाले माशाल्लाह आराम से बैठे हुए हैं, ठीक है। कोई पार लग चुके हैं, कोई पार होने वाले हैं, कुछ अभी तक स्ट्रगलिंग में, और जो लोग इन कीड़ों के अंदर फंसते हैं, मेरा जो लेक्चर है ना उसके अंदर मैं छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, खुद रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हें जो मेन टॉपिक है वो ड्राइंग टॉपिक है, स्किल सीखो और काम कैसे लेना है, दोनों बात इसके ऊपर फोकस करो। 2.5 महीने में कोई चीज़ नहीं करोगे, बाकी मर्जी है, पूछोगे जवाब दे। आगे अच्छा जी, फाइलिंग स्टेटस पहले मैंने पढ़ाया था, मैं इसलिए इस पे 1 से 2 क्लासेस लेता हूँ, क्यों? क्योंकि फाइलिंग स्टेटस की जब बेस बन जाती है तो आगे बड़ी चीज़ें काम आती हैं, डिपेंडेंट, सिंगल, मैरिड फाइलिंग जॉइंटली, मैरिड फाइलिंग सेपरेटली, ठीक है ना, हेड ऑफ हाउस होल्ड। तो जब आपकी बेसिस बन जाएगी ना तो बड़ा काम मजा आएगा। तो जनाबे वाला सिंगल का मतलब क्या है, जो किताबों के अंदर लिखा हुआ है वो ये है जी कि यू आर कंसिडर्ड फॉर द होल ईयर ऑन द लास्ट डे ऑफ योर टैक्स
आर आइदर अनमैरिड और लीगली सेपरेट। आखिरी दिन 31 दिसंबर वाले दिन मैंने मिसाल बताई थी कि कार के अंदर हाथ पे हाथ रखे जा रहे थे कि सलीम साहब और हाजरा, सलीम साहब और हाजरा दोनों सलीम भाई ने भी यही कहा था कि हम मैं तुम्हारा ही हूँ, लेकिन पता ये चला कि रात को 10:30 बजे वो तलब में गए 31 तारीख दिसंबर को, पता ये चला कि सलीम साहब को जेनिफर का पता, और उन्होंने उसी टाइम पे कहा कि हाजरा अब हमारा गुजारा नहीं है। तो जब हाजरा उनका गुजारा नहीं है तो दोनों के बच्चे नहीं थे, डिपेंडेंट नहीं थे, तो इससे क्या हो गया जी, जुलेखा दी जनाब, हाँ भाईजान माजर फैजान भाई बहुत बहुत शुक्रिया, जुलेखा दी जी नाम हो गया था, हाजरा कह दिया। तो सलीम भाई तो सही थे ना, सलीम भाई सही है, इसका मतलब जुलेखा की, तो जुलेखा ने कहा कि भाई हम जुलेखा विधि मिला हमको जाने की मिली, तो वो लोग क्या हो गए जी 31 दिसंबर को अनमैरिड एंड लीगली, मैंने बोला भाई वो लोग लीगली सेपरेट हो गए थे, ऐसे ही कीजिएगा, ठीक है ना, तो तंगे हो गए। अब वो रिटर्न फाइल कर 23 दिसंबर में हुआ था, ठीक है। मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली, ज्वाइंटली का मतलब ये होता है कि आप 31 दिसंबर को, लेकिन इफ मैरिड ड्यूरिंग अ ईयर अ ज्वाइंटली में बी प्रीवियसली प्रोवाइडेड द मैरिड, ये है ठीक है, अगर खुदा न खास्ता किसी का डाइवोर्स हो गया, अ ज्वाइंट रिटर्न मे नॉट बी फाइल्ड, कि अगर डाइवोर्स हो गया ड्यूरिंग द ईयर, वही वाली बात कि वही जुलेखा साहिबा और सलीम भाई वाली, इसका मतलब क्या हुआ कि उन लोगों की खत्म हो गई, ठीक है ना। एज्यूम हम ये करेंगे कि जैसे ही खत्म हुई उन्होंने टिकट इशू कर दिया, ठीक है। इफ वन स्पाउस डाइज, वही मैंने कहा था कि अगर स्पाउस डाइज कर जाए तो उस साल का रिटर्न है मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली। अगर अगले साल आपके पास डिपेंडेंट है, मतलब चाइल्ड है, मैं डिपेंडेंट और चाइल्ड, जब मैं चाइल्ड कहूँ तो चाइल्ड, जब मैं डिपेंडेंट कहूँ तो डिपेंडेंट आ जाएगा और अदर देन चाइल्ड भी आ जाएगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो जनाब अगर आप मैं तो उस साल का रिटर्न फाइल करेंगी ज्वाइंटली और अगला साल रिटर्न फाइल करेंगी स्पाउस। जो लोग, जिन लोगों ने पिछली क्लास ली है उनको बड़ा समझ आ रहा होगा, जिन लोगों ने नहीं ली माजरत, नाराज बिल्कुल ना होइएगा, समझ नहीं आएगा बिल्कुल, लेकिन सुनते रहिए कहानी की तरह। जब आप रिकॉर्डेड लेक्चर को इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो मजा आएगा आपको काफी, ठीक है ना। आगे चलते हैं। मैरिड फाइलिंग सेपरेटली, मैरिड फाइलिंग अगर दो लोग हैं, हस्बैंड जुलेखा साहिबा और सलीम भाई है, वो दोनों मिलते हैं कंसल्टेंट के पास जाते हैं, वो बोलते हैं ठीक है जी मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली करेंगे। जुलेखा कहती है तुम्हारे पे तो मुझे एतबार ही नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने तो तुम्हें जेनिफर के साथ देखा था, तुम तो कभी भी अलग हो जाओगे, तो मैं तो भाई इस साल रिटर्न फाइल करूंगी सेपरेटली। तो हैं दोनों साल, ठीक है। 2022 का रिटर्न साथ फाइल किया था 31 दिसंबर की रात को, इन्होंने जेनिफर के साथ शादी करी भी देखी है, तो भाई तुम पे तो मुझे अब ट्रस्ट, तो मैं तो मैरिड करूंगी, इसलिए करूंगी कि अभी से मैं अपना देख लूँ कि अगर मुझे ट्रस्ट होगा तो अगले साल मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली करूँ, ओके। तो ये और बाकी आपको बाकायदा मैंने बताया था मैरिड फाइलिंग सेपरेटली के क्या क्या फायदे हैं, ठीक है, और नुकसान जो होते हैं वो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात में पता चलते हैं। मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे, जो हस्बैंड जो है वो जॉब कर रहा है, ठीक है ना, वाइफ जॉब नहीं कर रही, ठीक है, दोनों सेपरेटली फाइल करें। तो अगर ये सेपरेटली फाइल करेंगे तो एक बंदे को, क्योंकि वाइफ तो जॉब कर ही नहीं, उनको तो रिटर्न फाइल करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन हस्बैंड साहब को रिटर्न फाइल करना है, जब हस्बैंड साहब को रिटर्न फाइल करना है तो वो तो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली है, सेपरेटली कर रहे हैं। तो जब मैरिड फाइलिंग सेपरेटली कर रहे हैं तो उनको मिलेगी 13,850 की डिडक्शन। जब उन्हें 13,850 की डिडक्शन मिलेगी तो नुकसान हुआ ना साहब को, क्यों, लाख के ऊपर $13,850 की डिडक्शन मिल गई मैरिड फाइलिंग सेपरेटली की वजह से, ठीक है। तो उनको टैक्स देना है 86,000 के ऊपर, लेकिन अगर ये मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली करते तो टैक्स देना पड़ता उनको 76,000 कुछ के ऊपर, 74 73 जो हमने पीछे भी देखा। तो ये भी गुस्सा। आगे चलते हैं। क्वालिफाइंग वीडियो, जनाबे वाली वीडियो की मैंने तस्वीर दिखाई थी, मेरी बहनें ना, ठीक है ना, दोबारा दिखाऊंगा। क्वालिफाइंग वीडियो का मतलब होता है ये कि जनाबे वाली साहब जी निकल गए। अच्छा, स्पाउस का मतलब होता है हस्बैंड या वाइफ, ठीक है, स्पाउस का मतलब हस्बैंड या वाइफ, लेकिन गूगल ने भी यही तस्वीर दी है तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मालूम, मैंने बड़ी सर्च करी, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि इसके अंदर जेंट्स लेके आऊँगा लेकिन मिल ही नहीं रहा, तो मैं क्या करूँ, ठीक है। जो जी स्पाउस क्वालिफाइंग करवाई, स्पाउस के अंदर क्या होता है जी, आपके हस्बैंड साहब निकल गए, तो हस्बैंड साहब निकल गए, ठीक है, डेथ हो गई उनकी 31 दिसंबर को, ठीक है ना। तो अब आप उस साल का रिटर्न फाइल करेंगे 31 दिसंबर तक, तक से मतलब ये होता है कभी भी हो जाए उस साल में, तो उस साल का रिटर्न आप फाइल करेंगे मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली। अगले 2 सालों का रिटर्न, अगर आपके पास बच्चे हैं, जैसे ये दोनों बच्चे हैं जिनका खाना पीना रहना आप कर रही है, तो फिर आपको ये होगा, क्या होगा, आगे चलते हैं। मैरिज सर्वाइविंग वीडियो के अंदर आप आ जाइए, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल रेजिडेंस ऑफ डिपेंडेंट चाइल्ड, ठीक है, यहाँ पे चाइल्ड लिखा हुआ है, डिपेंडेंट नहीं लिखा हुआ, चाइल्ड लिखा हुआ है, इसका खाना पीना रहना आप कर रहे हैं, ठीक है। तो डिपेंडेंट का मतलब होता है आइदर चाइल्ड और नॉन चाइल्ड, ठीक है, लेकिन चाइल्ड का मतलब ये होता है कि चाइल्ड, अभी आगे इसकी कंडीशंस भी बता रहा हूँ कि कौन कौन चाइल्ड की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब हो गया हेड ऑफ हाउस होल्ड, हेड ऑफ हाउस होल्ड का बड़ा मैंने बताया था जनाब, तो ये पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। हेड ऑफ हाउस होल्ड का मतलब ये होता है कि एक बंदा था, अब ये सलीम साहब जुलेखा की मैं मिसाल ले लेता हूँ, सलीम साहब को जेनिफर पसंद आ गई, लेकिन जुलेखा ने कहा बच्चे तो नहीं, ठीक है, बच्चे तो नहीं, ठीक है जी, सलीम भाई ने बोला ठीक है जी जेनिफर, तो अब सलीम साहब जो फाइल करेंगे सिंगल रिटर्न, लेकिन जो जुलेखा साहिबा हैं वो फाइल करेंगी मैरिड हेड ऑफ हाउस होल्ड, क्यों, है तो वो सिंगल लेकिन उनके पास बच्चे हैं। अगर बच्चों के बच्चे हों तो हेड ऑफ हाउस होल्ड के अंदर कैटेगरी आती है डिपेंडेंट, डिपेंडेंट का मतलब होता है बच्चे हों, माँ बाप हो, कुछ भी हो। ये तस्वीर जो मैंने दिखाई थी पिछली तस्वीर, ये देखिए, हेड ऑफ हाउस, आप सिंगल फादर है, ठीक है, बच्चा है आपके पास, अगर मदर है या बच्चे हैं आपके पास, अगर माँ बाप हैं आपके पास, गर्लफ्रेंड है जिसको पूरे साल आपने खिलाया पिलाया गया, वाइफ कैन नॉट बी अ डिपेंडेंट, गर्लफ्रेंड कैन बी अ डिपेंडेंट अगर उसको पूरे साल खिलाया पिलाया गया। और ये जो दोस्त है वो भी डिपेंडेंट करता है, लेकिन कंडीशन क्या है आगे जाके अभी समझा रहा हूँ, ठीक है जी। जो उस कंडीशन में फॉल कर जाएगा वो डिपेंडेंट कहलाए, जो उन कंडीशन में फॉल कर जाएगा जो आगे जाके बता रहा हूँ वो चाइल्ड कहलाए, ठीक है जी। हाँ बहुत मुश्किल है पढ़ाना,
आगे फाइलिंग स्टेटस हो गए हमारे सारे के सारे, हेड ऑफ हाउस होल्ड को लाएगा है हमारी फाइल, पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, किताब के अंदर तो वैसे होगा ये, ठीक है, लेकिन फिर भी पढ़। अब चलते हैं क्वालिफाइंग चाइल्ड। हाय हाय, बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक मुझे लगता है, इसके ऊपर बड़े लोगों का फायदा, पठान लोग बहुत, पठान हमारे भाई जो होते हैं वो बड़ा इसके ऊपर ध्यान देते हैं। अबे भाई ये फेक बंदे तो नहीं बनता पड़ता है, और हो साहब आपने ये बंदे देख लिए पूरे वही हैं जो होने, इतनी मेहनत आप लोगों ने की है। चलिए खैर, हमारी क्लास के अंदर ऑलमोस्ट तकरीबन 40-50 लोग होते हैं, ये अभी भी क्वांटिटी कम है, इंशाल्लाह बढ़ेगी और बढ़ेगी, आते जाएगी। तो क्वालिफाइंग चाइल्ड के लिए ये 5 टैब, ये 5 खूबियाँ होंगी वो चाइल्ड, जिसके अंदर ये 5 खूबियाँ होंगी। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है जनाब? काइंडली प्लीज कंफर्म कीजिएगा, कैन यू हियर मी? कैन यू पीपल हियर मी? यस, थैंक यू सो मच, वाह अफजाल, थैंक यू इकराम, थैंक यू सो मच। आ जाइए आगे चलते हैं। तो चाइल्ड कौन कहलाएगा? क्लोज रिलेटिव। अब क्लोज रिलेटिव में ये सारे आ गए, कौन कौन भाईजान? मैं तो पहले आपको सिर्फ बेटा और बेटी बताऊंगा, बाकी ये सब भी आपके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो क्लोज रिलेटिव जो हैं, ठीक है, मैं आपको बेटा बेटी बताऊंगा, बाकी ये सारे रिलेशन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद एज लिमिट, एज लिमिट क्या है जी? 19 साल तक का जो बच्चा है, ठीक है। पहला टेस्ट मेरा बेटा है, ठीक है, मेरा बेटी को कह दिया, क्या मेरा भाई मोहम्मद है, मोहम्मद रजा साहब हैं, ठीक है ना, और ठीक है मोहम्मद अहमद रजा हैं, तो उनका वो मेरा पहला टेस्ट क्वालिफाई कर लिया। अब मैं उसकी एज बताऊंगा कि उसकी एज क्या है जी। उसकी एज क्या 19 साल से नीचे है? नहीं, उसकी एज 19 साल से नीचे नहीं है, वो तो 8-9 साल का लौंडा है, ठीक है जी। तो इसका मतलब दूसरा टेस्ट भी क्वालिफाई कर गया कि पहला टेस्ट वो मेरा क्लोज रिलेटिव है जी, इनमें से है कि वो चाइल्ड सन है जी, मेरा सन है, ठीक है। क्या वो मेरा, क्या वो ये जो में जी वो 9 साल का। आगे चलते हैं। क्या वो आपके साथ रहता है? जी वो मेरे साथ रहता है, ठीक है जी, मेरे साथ ही जो मेरा प्रिंसिपल प्लेस हो बिजनेस है वो यही है, ठीक है, उसका भी यही है, और उसने कभी रिटर्न फाइल नहीं किया जी, 9 साल का। तो तीसरा टेस्ट भी क्वालिफाई हो गया। आगे चलते हैं। एलिमिनेट ग्रॉस इनकम टैक्स। अच्छा, ये ग्रॉस इनकम टैक्स के अंदर सपोर्ट जो लिखा हुआ है ना, सपोर्ट, ये सपोर्ट का लिंक जो है ना, ये बनता है डिपेंडेंट से। तो आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं, सिर्फ चाइल्ड के लिए बता रहा हूँ, डिपेंडेंट के लिए। चाइल्ड के लिए ये है कि 13,850 ज्यादा कमाएगा तो वो चाइल्ड की कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए फाइलिंग रिक्वायरमेंट खड़ी हो जाएगी, तो वो तीसरे टेस्ट के ऊपर ही नॉन क्वालिफाई हो जाएगा। ये जो कहा है ना एलिमिनेट ग्रॉस इनकम टैक्स, ये कह रहा है कि इनको सपोर्ट नहीं जरूरत है, मतलब सपोर्ट के अंदर 4,400, अगर मिसाल के तौर पर मेरा कोई दोस्त मेरे साथ रह रहा है तो उसके लिए $13,850 की कंडीशन नहीं है, उसके लिए 4,400 की कंडीशन है कि उससे ज्यादा नहीं कमा सकता। तो टैक्स में यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या वो ग्रॉस इनकम टैक्स को एलिमिनेट करता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि $13,850 से ज्यादा वो कमाएगा तो वो टैक्स फाइलिंग के लिए कंपलसरी हो जाएगा। जब वो टैक्स फाइलिंग के लिए कंपलसरी हो जाएगा, अल्टीमेटली वो इससे टैक्स से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला टैक्स क्या है जनाब? पहला टैक्स ये है जी, मेरा क्लोज रिलेटिव है जी, मेरा सन है। दूसरा टेस्ट 19 साल से नीचे है। तीसरा टेस्ट रहता मेरे साथ है, ठीक है ना। और चौथा टेस्ट है कि जी वो 13,850 डॉलर से ज्यादा तो नहीं कर जी। सर आसिम साहब का मैसेज आया है, पता नहीं मजीद साहब कह रहे हैं कि सर का माइक चेंज करवाओ, बार बार आवाज कट रही है। अच्छा जी, सबको माइक, सबको जनाबे वाला बता देते हैं जी, सबको आवाज कट रही है, सबकी
रुकिए, ये बताइए, सब कह रहे हैं कि ये आवाज़ कट रही है। इस्माइल साहब कह रहे हैं नहीं आवाज़ नहीं कट रही, लिटिल बिट। नो, अफजल क्या कह रहे हैं? नो, समटाइम। जी सर, यस, ओके, ओके, लिटिल बिट, यस, यस, ओके, कोई मसला नहीं है। अभी हम अपना नेट वो चेंज कर लेते हैं। फिर अफजल साहब कह रहे हैं ठीक है जी, जितने लोग कोई मसला नहीं है, यस, समटाइम, समटाइम, कोई मसला नहीं जी, बात कट रही है थोड़ी बहुत, ठीक है जी। अभी इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, मुझे 2 सेकंड दीजिएगा, मैं दूसरी के लगा लेते हैं माइक, ठीक है जी, कोई टेंशन नहीं। अब जरा मुझे बताइएगा, क्या मेरी आवाज़ कट रही है? काइंडली प्लीज मुझे कंफर्म कीजिएगा, क्या मेरी आवाज़ अब आप लोगों को क्लियर आ रही है? क्या आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? थोड़ी देर में पता चलेगा। हाँ भाई, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब्दुल का साहब जी, ठीक है जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बता दिया करें, ठीक है। अब्दुल कादिर मेमन साहब, आप मुझे थोड़ी देर में बताइएगा, ठीक है नहीं, मुझे पता चलेगा थोड़ी देर में, तो आप मुझे बताएंगे, ठीक है जी। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा जी, तो ये है जी, तो एज लिमिट पहला क्लू, दूसरा एज लिमिट, तीसरा रेजिडेंसी, चौथा जो है वो एलिमिनेट टेस्ट, और पांचवा जो है जी वो है सपोर्ट टेस्ट। सपोर्ट टेस्ट में क्या है जी कि आप उसका खाना पीना रहना सारी चीज़ें आप बेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट एज लिमिट, तीसरा टेस्ट रेजिडेंसी, ठीक है ना। अगर वो $13,850 से ज़्यादा कमाएगा तो उसको फाइल करना पड़ेगा, तो वो तीसरे टेस्ट में ही क्वालिफाई नहीं करेगा। और चौथा है जी एलिमिनेट, ये कहा है मैंने $13,850 के लिए, इसके लिए सपोर्ट टेस्ट जो कि आगे डिपेंडेंट के, और जी और आगे सपोर्ट टेस्ट जो है जी उसका मतलब ये है कि आप उसका खाना पीना रहना 50% से ज़्यादा आप कर रहे हों, ठीक है जी। आवाज़ बिल्कुल क्लियर है? आवाज़ बिल्कुल क्लियर है जनाब? बिल्कुल क्लियर है जी जनाब। इनका जवाब इतने सारे लोगों का नहीं है। नाउ इस क्लियर, क्लियर है जनाब, अपना इंटरनेट चेक करवाइए जी, ठीक है जी। तो मैं कोई चीज़ नहीं कर सकता, इतना नहीं होता, आप प्लीज़ अपना इंटरनेट चेक करवाइए, ठीक है। इससे ज़्यादा जो लोग कर रहे हैं ब्रेकिंग लिटिल बिट ना, हम ज़मीर हमजा कह रहे हैं सही है, ठीक है। जो जिन लोगों के सबका इंटरनेट का प्रॉब्लम है जनाब, मैं पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट का इशू है, तो जनाब ये देखिए अपने अपने इंटरनेट्स को, ठीक है। मेरी क्लास वैसे ही चलती है जिस उस पर चल रही है, ठीक है जी। तो माजरत के साथ इससे ना स्लो बोल सकता हूँ ना इससे ज़्यादा बोल सकता हूँ। मेरा इंटरनेट बहुत अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है। इसके ऊपर मैं यूएस बात करता हूँ, हर जगह बात करता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जनाबे वाला अपनी देखिए, और इससे स्लो नहीं बोल सकता माजरत के साथ, क्योंकि 50% लोगों को जिनको सही आ रही है मैं उनसे, चलो अगर सबको ही ख़राब आ रही हो तो मैं मानूँ, लेकिन यहाँ पे 50% लोग, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं, बाकी सबको इंशाल्लाह इसका मतलब है सही आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो जो लोग हैं काइंडली प्लीज़ अपना इंटरनेट अगर मोबाइल से यूज़ कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। और अगर मोबाइल से यूज़ नहीं कर रहे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ताहा सैयद कह रहे हैं सेट है, ठीक है। ज़ुबैर महमूद कह रहे हैं सही है, ठीक है। अमीर हमजा कह रहे हैं सही है, ठीक है। और दो चार को प्रॉब्लम है, पता कह रहे हैं इनपुट, ठीक है। तो भाई काइंडली प्लीज़ 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 अपने नेट को चेक करवाइए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब रहा बात क्वालिफाइंग, ये कहते हैं रिलेटिव एंड नॉन रिलेटिव। रिलेटिव एंड नॉन रिलेटिव दोनों ही इसके अंदर आ जाते हैं। उसकी वजह ये है कि डिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि जनाब आपका जो बंदा आप या बंदी आपके साथ रह रही है उनको ये टेस्ट क्वालिफाई करना है। पहला टेस्ट क्या है जी, आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट का मतलब क्या है कि उनका खाना पीना रहना सारा आपकी जिम्मेदारी है, आप कर रहे हैं। दूसरा टेस्ट किया है कि उनको अगर वो कोई इनकम कमा हैं तो वो इनकम $4,700 से कम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? $4,700 से कम होनी चाहिए। अच्छा, आगे कि अगर इनके साथ वो तीसरा है कि क्या उन्होंने किसी के साथ ज्वाइंट फाइल नहीं किया। मिसाल के तौर पे कोई बंदा शादीशुदा है, लेकिन उसकी वो कुछ दिनों के लिए दोस्त के बाद पूरे साल के लिए दोस्त के साथ रह रहा है, लेकिन उसकी वाइफ ने उसका रिटर्न ज्वाइंट रिटर्न फाइल कर दिया। तो पहला टेस्ट तो क्वालिफाई हो गया कि उसको सपोर्ट हो गई, ठीक है। दूसरा रिटर्न कि वो 4,700 से ज़्यादा नहीं कमा रहा, लेकिन तीसरे में क्या हुआ, उसने रिटर्न फाइल कर लिया किसी के साथ, तो वो यहाँ पे डिपेंडेंट की कैटेगरी में आएगा ही नहीं। और डिपेंडेंट में मिलते हैं $500 का क्रेडिट, ठीक है जी। आगे चलते हैं। तो जब आप पहला टेस्ट हो गया, उसका खाना पीना रहना सब आपने करना है। दूसरा टेस्ट है जनाब कि $4,700 से ज़्यादा वो ना कमाए।
तीसरा टेस्ट है जनाब कि उसने किसी के साथ रिटर्न फाइल ना किया हो। चौथा टेस्ट ये है कि वो या तो यूएस सिटीजन हो या रेजिडेंट हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिटीजन और रेजिडेंट ये दो कैटेगरीज हैं। रेजिडेंट का मतलब ये होता है कि वो बंदा जो 183 दिन यूएस में गुजार ले उसे रेजिडेंट कहता है। तो मेरे मिसाल के तौर पर मेरे माँ बाप हैं, वो मैं यूएस में रहता हूँ, मेरे माँ बाप पाकिस्तान से यूएस आ गए मेरे पास। पहला टेस्ट उनका खाना पीना रहना मैं कर रहा हूँ, उनकी कोई इनकम नहीं है तो 4700 कमाने का तो तस्वुर ही नहीं होता। तीसरा टेस्ट उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया क्योंकि जब वो यूएस सिटीजन ही नहीं है तो रिटर्न कहाँ फाइल करेंगे। चौथा टेस्ट कि जनाब वो यूएस के सिटीजन है, नहीं वो यूएस के सिटीजन नहीं है। ओहो, क्या वो मैक्सिकन के सिटीजन है, नहीं वो मैक्सिको के सिटीजन भी नहीं है। क्या वो कनाडा के सिटीजन है, नहीं कनाडा के सिटीजन नहीं है। तो सर आप तो इनको वो कंसीडर कर ही नहीं सकते अपना डिपेंडेंट। नहीं यार, वो पिछले 1 साल से मेरे साथ है, तो 183 दिन उनको हो गए। तो हाँ, अब वो क्योंकि 183 दिन यूएस में गुजार लिए, अब वो रेजिडेंट बन गए। जब वो रेजिडेंट बन गए तो अब चौथा टेस्ट भी उनका क्वालिफाई हो गया। आगे, क्या वो आपके रिलेटिव हैं? जी वो मेरे माँ बाप हैं तो मेरे रिलेटिव है। तो जी ठीक है सर, आपके माँ बाप एज अ डिपेंडेंट अपने टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आ जाते हैं वो लोग, ये सब तो रिलेटिव हो गए ना, वो लोग जो मेरे रिलेटिव नहीं है, वो लोग जो मेरे रिलेटिव नहीं है, लाइक माई फ्रेंड, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, मैंने पाकिस्तान से यूएस बुला लिया, उसे पूरे साल से नौकरी नहीं मिल रही। ठीक है, तो उसका खाना पीना रहना मैं कर रहा हूँ। दूसरा, क्या उसने $4700 कमाए? जी नहीं, उसने $4700 नहीं कमाए। तीसरा, क्या उसने रिटर्न फाइल किया? जब उसने कुछ कमाए रिटर्न कैसे फाइल करेगा? चौथा, क्या वो रेजिडेंट है? जी वो पूरे साल से आया हुआ रेजिडेंट है। क्या वो आपका रिलेटिव है? नहीं वो मेरा रिलेटिव नहीं है। तो यहाँ पे तो वो कट हो गया, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ और अगर वो आपका रिलेटिव नहीं है तो उसके लिए कंपलसरी है कि वो पूरा साल 365 दिन आपके साथ रहे। जरा इसको जरा एक मेरे माँ बाप जो कि मेरे रिलेटिव हैं, एक मेरा दोस्त जो मेरा रिलेटिव नहीं है। ठीक है, तो माँ बाप के लिए तो ये 5 टेस्ट है शुरू के। ठीक है, और रिलेटिव के लिए भी 5 हैं। माँ बाप के लिए 5 टेस्ट, सपोर्ट, ठीक है, लिमिटेशन, ठीक है, इसके फाइलिंग, सिटीजन और रिलेटिव। ये तो मेरे माँ बाप या मेरा जो भी रिलेटिव है ये उसके लिए। ठीक है, लेकिन अगर मेरा कोई दोस्त है या मेरा नॉन रिलेटिव है, लाइक गर्लफ्रेंड हो गई, दोस्त हो गए, ठीक है ना, तो वो मेरा रिलेटिव नहीं है। ठीक है, जब वो मेरा रिलेटिव नहीं है तो उसके लिए कंपलसरी है कि वो पूरे साल मेरे साथ है। चारों उस सबके लिए, पहला सपोर्ट टेस्ट मेरे दोस्त के लिए भी है और मेरे माँ बाप के लिए भी है। मेरी लिमिट इनकम की लिमिटेशन मेरे माँ बाप के लिए भी है, मेरे दोस्त के लिए भी है। ठीक है, मेरे टैक्स फाइलिंग की लिमिटेशन मेरे दोस्त के लिए भी है, मेरे माँ बाप के लिए भी है। सिटीजनशिप, रेजिडेंट, मैक्सिको का हो या कनाडा का, वो मेरे दोस्त के लिए भी और मेरे माँ बाप के लिए भी है। लेकिन रेजिडेंट, रिलेटिव एंड नॉन रिलेटिव, अगर वो रिलेटिव है, ठीक है, तो उसके लिए यहीं पे टेस्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो रिलेटिव नहीं है तो उसके लिए देखा जाएगा वो 365 दिन आपके साथ रहा या नहीं रहा। अब जरा इसको रिकॉल कीजिए कि जब सलीम साहब वाली एग्जाम्पल मैंने दी थी, ठीक है, तो अब सलीम साहब वाली एग्जाम्पल को अगर मैं तौर पे ये ले लूँ कि वो क्लब में 31 दिसंबर को नहीं गए थे, वो क्लब में गए थे 1 मई को, वो 1 मई, 1 मई कर लेता हूँ मैं, ठीक है ना। तो 1 मई की रात को सलीम साहब और जुलेखा पब में गए, ताकि सलीम साहब को जेनिफर पसंद आ गई और वो साथ लेके चले गए। अब 31 दिसंबर तक, ठीक है, जेनिफर उनके साथ है और जो मोहतरमा है जुलेखा वो अलग। ठीक है, तो अब ये जो रिटर्न, जुलेखा अगर इनके पास बच्चे होंगे या कोई डिपेंडेंट होंगे तो वो हेड ऑफ हाउस होल्ड करेंगी। लेकिन सलीम साहब जेनिफर को एज अ डिपेंडेंट क्लेम नहीं कर सकती क्योंकि वो उसकी रिलेटिव नहीं है। अगर 31 दिसंबर तक उन्होंने शादी नहीं की, अगर शादी कर ली 31 दिसंबर तो वो मैरिज फाइलिंग ज्वाइंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर 31 दिसंबर तक शादी नहीं की और लेकिन वो साथ हैं, खाना पीना रहना, जेनिफर कुछ काम भी नहीं कर, यूएस की सिटीजन है, रिटर्न भी फाइल नहीं किया उन्होंने कोई, ठीक है, लेकिन वो नॉन रिलेटिव, तो उनको 365 दिन उनके साथ। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो ये हो गया क्वालिफाइंग चाइल्ड और ये हो गया क्वालिफाइंग रिलेटिव। आगे चलते हैं। अब है जो आपने, मैंने कल आपको कैन 40 जो दिखाया था ना, पेज दिखाए थे समरी, ठीक है, उन 2 पेजों के पीछे मिसाल के तौर पे एक गाड़ी होती है ना, कार, वो कार आपको अपेरेंटली नजर आती है, लाइक आपकी जो स्कॉटेज हो गई या जो भी कार होती है, ठीक है ना, पसंद है ही वही, तो मैं उसी को कहता हूँ। तो कार जो है, ठीक है ना, वो एक आपके पास एक सामने जो नजर आ रही है वो कार का जो आप देखते हैं खूबसूरत बॉडी है, ठीक है ना। तो ये कार जो है ये 1040 है। अच्छा, 1040 कार जो है ना वो खुद नहीं चलती, इसके टायर चलाते हैं, टायर घूमते हैं, इंजन चलता है, लाइटें होती हैं, ठीक है ना, सारी चीजें। इसके पीछे 1040 के पीछे होते हैं स्केजुअल्स। स्केजुअल्स क्या होते हैं? जिनके अंदर डेटा डाला जाता है। आपका काम क्या है? टू प्रिपेयर द रिटर्न एज पर द लॉ, टू ट्रांसफर द डेटा, फिजिकल डेटा जो कि फिजिकल फॉर्म्स होते हैं, उनका डेटा एज पर द लॉ सिस्टम में डालना होता है। इसे कहते हैं आप आपकी जॉब एज अ टैक्स प्रिपेयर। ठीक है,
स्केजुअल ए क्या है कि इसको आपको अभी बिल्कुल समझ नहीं आएगा स्केजुअल ए क्या होता है। जब मैं कल रिटर्न बनवाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा स्केजुअल ए क्या होता है। लेकिन स्केजुअल ए के अंदर डेटा डलता है, ये एक बकेट होती है, ठीक है। स्केजुअल ए एक बकेट है, इस बकेट के अंदर आइटमाइज डिडक्शन का डेटा डलता है, जो मैंने आपको पीछे आइटमाइज डिडक्शन बताई ना, प्रॉपर्टी टैक्स, सारे के सारे टैक्सेस, इंटरेस्ट, कंट्रीब्यूशन, जीप वगैरह, तो ये वहाँ पे बकेट के अंदर डलता है। स्केजुअल बी एक बकेट है, इस बकेट के अंदर आप अगर इंटरेस्ट कमाते हैं या डिविडेंड कमाते हैं तो ये इस बकेट के अंदर डलता है। जब आप इस बकेट के अंदर जाते हैं तो इसकी समरी चली जाती है सीधा सीधा, ये जस्ट लाइक ये पेट्रोल पंप है, ये पेट्रोल के डब्बे हैं, ये इनके अंदर पेट्रोल डाला जाता है, या आप ये कह लीजिए ये टायर हवा डाली जाती है, ठीक है, तो गाड़ी चलती है। तो इसी तरीके से ये टायर कह लीजिए, पेट्रोल का डब्बा कह लीजिए, इंजन कह लीजिए, जब ये चलेगा तो 1040 बनेगा, ठीक है, इनमें जब तक आप डेटा नहीं डालेंगे। आगे चलते हैं। स्केजुअल सी होता है, क्योंकि मैं अभी आपको इंडिविजुअल का रिटर्न करवा रहा हूँ। किसका रिटर्न करवा रहा हूँ? इंडिविजुअल का रिटर्न। जब मैं आपको इंडिविजुअल का रिटर्न करवा रहा हूँ तो इसके अंदर स्केजुअल सी होता है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो स्केजुअल सी में जाता है। अगर आप कोई कैपिटल गेन कमाते हैं, ठीक है, कैपिटल गेन बताया था, वो स्केजुअल डी की बकेट में जाता है। अगर आप कोई रेंटल प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम कमाते हैं या किसी पार्टनरशिप से आपका प्रॉफिट आता है, ठीक है, तो स्केजुअल एफ जो है वो फार्मर के लिए होता है। और ये है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स। तो यहाँ पे ये एक्चुअली गलत डाल दिया इसने। यहाँ पर जो होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स, ये बकेट नहीं है, ये कैलकुलेशन बकेट है। आप इसे बकेट कह लें, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन। आगे चलते, ये मेन इसके इंजन है, वैसे बहुत होते हैं लेकिन ये मेन, ठीक है। आगे अब ये है फॉर्म, ये W2 क्या होता है, अब मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। देखिए, आप पाकिस्तान में हैं तो आज जो लोग टैक्स का काम करते हैं या जो जॉब करते हैं उनको फॉर्म्स मिलते हैं, ठीक है। जो लोग टैक्स का काम करते हैं, सर बहुत टैक्स जा रहे हैं आप, तेज जा रहे हैं आप। जी तेज जा रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है। फिर जाऊँगा जनाब, क्योंकि 1 घंटे में क्लास खत्म करें, थोड़ा स्लो हो जाते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये है कौन सा है, अच्छा वैसे नोट कर लेता हूँ, वहाब अफ्ताब साहब, जी सर, ठीक है सर, मैं थोड़ा स्लो हो जाता हूँ, जैसी ही आपकी मर्जी, मैं थोड़ा स्लो हो जाता हूँ, कोई इशू नहीं है सर, स्लो हो जाता हूँ, कोई मसला नहीं सर। अच्छा जी, थोड़ा तेज से जा रहा हूँ जनाब कि W2, ठीक है। तो पहले ज़रा ये फॉर्म दिखा देता हूँ। फॉर्म क्या है जी, जैसे पाकिस्तान के अंदर आपने देखा होगा कि आप कोई भी टैक्स फाइल कर रहे होते हैं तो आपको, अगर आप जॉब कर रहे होते हैं तो आपको एक इनकम या डिडक्शन का एक फॉर्म मिल जाता है, जिसके अंदर आपकी इनकम लिखी होती है, पीरियड लिखा होता है, नाम लिखा होता है, लिखी होती है। इसी तरीके से अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ से आपको, बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपको लेटर दे देते हैं। तो यूएस के अंदर भी आपको फॉर्म्स मिलते हैं हर चीज़ के, ठीक है। तो यूएस के अंदर विद होल्डिंग नहीं है, आपको बता दूं, सिर्फ सैलरी इनकम के ऊपर विद होल्डिंग है यूएस के अंदर। यूएस विद होल्डिंग है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सैलरी इनकम के ऊपर विद होल्डिंग है, ठीक है। सैलरी इनकम के अलावा वहाँ पर शाज़ो नादिर किसी चीज़ के ऊपर वो विद होल्ड कर लेते हैं। जैसे पाकिस्तान में होता है ना, आप कोई भी इनवाइस, बिजनेसमैन इनवाइस देता है तो उसके ऊपर सर्विस टैक्स या सप्लाई टैक्स, सेल टैक्स, यूएस में ऐसा नहीं है, ठीक है ना। टैक्स की विद होल्डिंग या इनकम टैक्स की विद होल्डिंग यूएस में नहीं होती, सिर्फ सैलरी इनकम के ऊपर होती है। बाकी चीज़ों के ऊपर बहुत शाज़ो नादिर, कहीं पेंशन के ऊपर आप देख लेंगे, ठीक है ना, या सोशल सिक्योरिटी के ऊपर कहीं कहीं कर देते हैं वो, वरना अदरवाइज सारी की सारी चीज़ें टैक्स फ्री होती है, ठीक है, कि आपको टैक्स नहीं मिलता, ठीक। तो ये जैसे W2 का फॉर्म है कि इसके अंदर किसने दिया, किसको दिया, चीज़ें डली हुई होती है, तो इस सिस्टम में आपको डालनी होती है, ठीक है। इसी तरीके से आपको 1099 NEC ये फॉर्म मिलता है, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको फॉर्म्स मिलते हैं, जिन फॉर्म्स के डेटा को आपको सिस्टम में डालना होता है। ये सारा आपको करवाऊंगा किस तरीके से फॉर्म डालते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये फॉर्म का मतलब क्या है, अगर आपके पास, आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको W2 मिलता है, ठीक है ना। अगर आप जॉब के अलावा, मिसाल के तौर पर आपने कहीं पार्ट टाइम जॉब की, जॉब नहीं है लेकिन आप पार्ट टाइम फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, 1099 NEC मिलेगा, नॉन एम्प्लॉयमेंट कॉम्पनसेशन। इसी तरीके से अगर आप जॉब के अलावा कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगर आपको डिविडेंड मिलता है तो आपको 1099 DIV मिलता है। अगर आप इंटरेस्ट पे काम कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर आप इंटरेस्ट लेते हैं तो आपको 1099 INT मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके के आपको फॉर्म मिलते हैं। तो मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन लिख दी है, ठीक है, कौन कौन से फॉर्म किस किस तरीके से मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारे 1099 का मतलब ये होता है कि अदर देन जॉब, जॉब के अलावा आप कोई भी काम करते हैं और कोई आपको पेमेंट करता है, ठीक है, तो वो 1099 की कैटेगरी में चला जाता है और वो उस कैटेगरी के हिसाब से 1099 NEC देता है, 1099 INT देता है, आपका DIV देता है, 10, ये आपको मुख्तलिफ फॉर्म मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फिजिकल फॉर्म ये सारे मिलते हैं। जो हम रिटर्न बनाएंगे तो उसको आगे हम देख लेंगे। आगे चलते जरा मैं दोबारा क्वालिफाइंग चाइल्ड के ऊपर आता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पे पहला टेस्ट मेरे बच्चे का है, ठीक है, मेरा बेटा है, वो क्लोज रिलेटिव, जी बिल्कुल क्लोज रिलेटिव है। टेस्ट एज लिमिट जनाब वो 25 साल का है, ओ हो 25 साल का है वो, ठीक है, 25 साल का है। अरे दूसरा टेस्ट मेरा क्वालिफाई
इसका मतलब ये कि मैं उसे अभी इसको एज अ क्वालिफाइंग चाइल्ड क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन डिपेंडेंट क्लेम कर सकता हूँ जी। डिपेंडेंट की कैटेगरी देखिए, तो मैंने अभी क्योंकि 25 साल का है सारा, ठीक है, 25 साल का है, 24 साल के लिए फुल टाइम स्टूडेंट, वो है ही फुल टाइम स्टूडेंट, लेकिन उसकी एज हो गई है 25 साल। जरा कॉन्सेप्चुअली बताऊँ तो क्या डिपेंडेंट $2000 तो मुझे मिलेंगे नहीं टैक्स क्रेडिट के, तो मैं चला गया रिलेटिव की कैटेगरी में। मैं यार इसको यहाँ टेस्ट कर सकता हूँ जी, करिए। पहला टेस्ट सपोर्ट, खाना पीना रहना उसका जी मैं करता हूँ, ठीक है। 4700 नहीं, वो तो स्टूडेंट है, 4700 भी कमाता हूँ, ठीक है। टैक्स रिटर्न फाइल किया है, टैक्स रिटर्न फाइल किया है। यूएस सिटीजन नहीं किया टैक्स रिटर्न फाइल, ठीक है। यूएस सिटीजन है जी, यूएस सिटीजन है। रिलेटिव है जी, रिलेटिव। तो एक काम कीजिए, इसको क्वालिफाइंग चाइल्ड से निकालकर क्वालिफाइंग डिपेंडेंट में ले हेलो जाइए, तो $2000 में भी मिलेंगे आपको क्या 500 थोड़ा सा का रुक रही और इस तरीके से आप शॉर्ट कीजिएगा, ठीक है। आप जब तक देखो यार, जब तक सीपीए फॉर्म, मैं आपको ट्रेन कर रहा हूँ सीपीए फॉर्म्स के लिए, मेल्स में ठीक है क्या ना। सीपीए फॉर्म्स में ये आपसे कुछ नहीं पूछेगा, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के लिए है, ठीक है। आपका काम सिंपल डेटा फीड करना है एज पर सिस्टम। जब मैं कल सिस्टम में रिटर्न बनाना ये ले लो सिखाऊंगा ना आपको, उस वक्त आपको पता चलेगा कि यार जी तो इतना थोड़ा सा ले आसान लो। काम है वाकई। हाँ खुदा, मेरे पास इंटर और बीकॉम लेवल के बच्चे हैं, मैं एसीसीएस ये नहीं रखता, प्लीज ले लो। ठीक है। हाँ, देखो मेरे पास जो रिव्यूअर है वो जब बीकॉम से थोड़े से ऊपर हो जाते हैं, क्योंकि यूएस टैक्स क्या अभी माँ को इतना जाके तो आसान कहना टैक्स मैं है कि बाहर नहीं जब आता बच्चा हूँ रात एक्सपीरियंस वाला होता है, क्योंकि इसके अंदर जो नहीं लॉज है, करना जो था काम वो होते हैं, वो 40-50 होते हैं, ठीक है। और सारी चीज़ें गूगल पे मौजूद है। तो आपका जॉब जो है वो जॉब क्या पापा है की तो तबीयत एज खराब पर थी क्लास इसलिए शायद मामा के और पास है। उसकी ठीक है। तो दिस इज दी अब टुडेज क्लास। अगर कोई सवाल पापा है तो की हाथ खड़ा तबीयत कीजिए, खराब आई एम गाँव में अवेलेबल दर्द था फॉर यू बोला टू नहीं टेक द है आंसर। इसलिए साथ बैठी है ना कुछ याद आप पूछ लीजिए स्टेप बाय स्टेप सबसे बढ़िया। जी अमीर हमदा भाई, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अरे हाँ, आप लोगों की मैंने अनम्यूट किया हुआ है। जी अमीर हमदा भाई, अनम्यूट कर सकते हैं आप। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, इसमें मेरा एक ये क्वेश्चन है, इसके हवाले से फाइलिंग स्टेटस के हवाले से मुझे थोड़ा गाइड कीजिएगा। जो स्टूडेंट्स हैं बेसिकली, जो यहाँ से पढ़ने के लिए जाते हैं यूएस, तो अभी ना वो कमा रहे हैं वहाँ पे, या मे बी पार्ट टाइम कमा भी रहे हो, तो क्या वो टैक्स पे करेंगे और वो किस कैटेगरी में जाएंगे? ये पहला क्वेश्चन। वो नॉन रेजिडेंट रहेंगे। अब सवाल पैदा आ गया, वो कैटेगरी आएगी 1040 एनआर। ठीक है। अब सवाल आपका दिमाग में आएगा कि सर वो तो आपने अभी कहा कि 183 दिन वो रहेंगे, और एक बार रहेंगे तो वो बन गए रेजिडेंट। और रेजिडेंट जब जाता है बंदा, जैसे हमेशा पता है हमें कि उसके ऊपर उस मुल्क के कानून अप्लाई हो जाते हैं, ऐसा ही है ना। ऐसा ही है। तो 1040 क्यों ना फाइल होना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं कि जो यहाँ से स्टूडेंट जाते हैं, टीचर्स जाते हैं, जब मैं आपको नॉन रेजिडेंट का चैप्टर करवाऊंगा, तो यहाँ से जो स्टूडेंट जाते हैं, टीचर्स जाते हैं, उनको ये बेनिफिट है कि वो भले ही यूएस में 183 दिन रहे, लेकिन उनको एक्सेप्शनल हासिल है कि वो नॉन रेजिडेंट ही रहेंगे, और वो अपना नॉन रेजिडेंट तो 1040 एनआर फाइल होगा। ये तकरीबन 16 की बात, 14 या 15 की। ये मेरा ख्याल क्वेश्चन थोड़ा सा आगे का है, बट क्या उसमें टैक्स की छूट भी है कोई इन्हें ना नॉन ना रेजिडेंट? ना 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 ना, नॉन रेजिडेंट के लिए तो बेचारे के लिए एक और मुसीबत है कि उसको तो स्टैंडर्ड डिडक्शन, आइटम वाइज डिडक्शन कुछ भी नहीं मिलती। मिसाल के तौर पर अगर उसने $1 लाख कमाया तो $1 लाख ठीक है। की टॉपिक दूसरा आगे दूसरा क्वेश्चन सर मेरा विदहोल्डिंग से रिलेटेड है। अब जैसे आपने बताया कि W2 फॉर्म में विदहोल्डिंग आ रही होती है सारी, जो एम्प्लॉयर बेसिकली देता है एम्प्लॉई को। तो जैसे पाकिस्तान में होता है कि एम्प्लॉयर खुद ब खुद उसको पता होता है कि यार इस एम्प्लॉई की कितनी सैलरी है, इस पर कितना टैक्स मैंने काटना है, वो खुद डिडक्ट करके आपको डिडक्शन सर्टिफिकेट दे देता है। बट इन द यूएस क्या सिमिलर है, या एम्प्लॉई को कुछ पहले सिमिलर बताना है? नहीं, सिमिलर है। ओके। बस आप इतना ठीक है। स्टेटस वो आपसे पूछ लेता है। अगर आप देखें, वहाँ पाकिस्तान में तो उन्होंने कंपनी रखी, एचआर डिपार्टमेंट उसकी कैलकुलेशन करता है। ये देखिए पैरोल से रिलेटेड टॉपिक से खैर मैं इसका जवाब नहीं दे देता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि यूएस के अंदर जो कर रहा क्या होते हैं कि वो कंपनी हायर करते हैं, तो ये बताते हैं, लेकिन इसके साथ वो फाइलिंग स्टेटस भी बताते हैं। कुछ कुछ अच्छी कंपनीज जो होती हैं वो पूछती हैं, और वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे एडजस्टमेंट दे देती हैं, ठीक है। 27,700 आप कहते हैं मैं मैरिड फाइलिंग हूँ, तो वो उसी आपसे जी। एडजस्टमेंट बाद टैक्स काटते हैं। तो ये पैरोल का टॉपिक है, तो मैं पैरोल पढ़ा नहीं रहा, तो लेकिन मुझे सब पता है, मैं ऑब्वियसली बात। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन सर मेरा इससे रिलेटेड है। जैसे आपने बताया था कि क्वालिफाइंग रिलेटिव के लिए ज़रूरी है कि वो आपके साथ पूरे 365 डेज रहा हो। तो अब इसमें एज अ टैक्स प्रिपेयर या जो डाटा इनपुट के लिए, वो उसको वेरीफाई करना तो हमारा काम नहीं है, क्या वाकई नहीं वो जी, रहा है या नहीं? ना जी, आपको सब कुछ एक होता है ऑर्गेनाइजर। अगली क्लास में ओके। आपको दिखाऊंगा। ऑर्गेनाइजर का मतलब होता है सवालनामा। वो आपको हर जो ये होता है या आप उसकी गाइड करते हो, तो सवालनामा भरवा देते हैं, तो वो सवालनामे के अंदर ये सारे सवाल होते हैं, तो आपको उसी पे चलना होता है। आपको कोई वेरीफाई नहीं करना होता, जो कस्टमर ने कह दिया बस वेरीफाई। थैंक यू सो मच। माय प्लीज जी, वहाब अफजल साहब। क्या मम्मा मम्मा को एक बस गया सर मेरा सवाल ये है कि अगर एक चाइल्ड की $13,850 से ज़्यादा इनकम है, तो वो चाइल्ड से खत्म होकर डिपेंडेंट में आ जाता है? नो, दोनों में नहीं रहेगा वो।
वो इंडिपेंडेंट टैक्स पेयर बन जाए। ओके, बस थैंक यू सर। साहब उमर फारूक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन था, लास्ट लेक्चर में आपने एक बताया था ना, हु मस्ट फाइल ना, उसमें आपने बताया, उसमें जो लिखा हुआ था कि जो जिसकी स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो सम बनता है ना, रेगुलर स्टैंडर्ड डिडक्शन और प्लस एडिशनल स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो अगर वो उसके सम को आपने देखना है कि अगर उससे ज़्यादा इनकम है तो फिर आप फाइल करेंगे। जिसके सर एक एक्सेप्शन मेंशन थी, एक्सेप्ट फॉर मैरिड फाइलिंग सेपरेटली ना, तो उनके लिए कोई अलग क्राइटेरिया है फाइलिंग का, मैरिड फाइलिंग सेपरेटली की? वो एक अलग चीज़ है। वो पुराना लेक्चर है, इसको अगर आप मुझे पोर्टल पे पूछ लेंगे तो मैं आपका जवाब दे दूंगा। पुराने लेक्चर से जो भी सवाल आते हैं वो पोर्टल से। ठीक है सर। मैं आपको डिटेल में इसको समझाऊंगा। ये एक्सेप्शन में आपको कहा ना कि अगर इतनी चीज़ हो तो वो आपका उसी हिसाब से मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक, थैंक यू। जी अब्दुल कादिर मेमन साहब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक यूएस सिटीज़न है, उसके बच्चे जो हैं वो यूरोप में या कहीं और पढ़ने गए, तो उनके एक्सपेंसेस तो वालिद ही बेयर कर रहा है, तो वो डिपेंडेंट काउंट होंगे उस पर? वो 2000 का जो उसको मिलता है वो मिलेगा या नहीं? बिल्कुल मिलेगा। हालांकि वो साथ में खाना पीना नहीं कर रहे। साथ में अब के लिए गए हैं तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, इसमें भी है कि अगर वो किसी एजुकेशन के लिए अपने बोर्डिंग में रहते हैं तो वो कंसीडर यही होंगे कि वो आपके साथ ही रह रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है। अच्छा, अगर कोई उसकी औलाद जो है वो यूरोप में जॉब के लिए गई है और वो वहाँ पे ऐसा मेंशन कर सकता है कि मुझ पर डिपेंडेंट है? नहीं, जब यूरोप में गई है, ठीक है ना, और अगर वो वहाँ गई है, वो जॉब के लिए गई है, तो वहाँ का तो लॉ अप्लाई हो गया। दिस इज द क्रॉस बॉर्डर टैक्सेशन क्वेश्चन, ठीक है। तो सिंपल सी है कि जो लोग यूएस में हैं आप उसी का करेंगे, और अगर वो इन टैक्स से आगे निकल गया है, कमाने गया, उसकी बात है, तो कैसे डिपेंडेंट आपको शो करेंगे? थैंक यू। बस ठीक है। सैयद आमिर रजा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर पहला क्वेश्चन ये है कि अगर यूएस सिटीज़न है लेकिन उसके जो स्पाउस है वो या बच्चे वगैरह जो हैं वो पाकिस्तान में है, तो वो क्लेम कर सकते हैं डिपेंडेंट, क्या उनको सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, अब थोड़ा ये क्या वो दोनों सब यूएस सिटीजन हैं? नहीं है। जो डिपेंड कर लेते नहीं, हैं, सब लेट्स से सब यूएस सिटीज़न। सब यूएस सिटीजन हैं, ठीक है ना। अगर हाँ, वो इन कैटेगरीज में आते हैं, बात सुनिए, जी एक जनरल रूल ये है कि यूएस सिटीजन कहीं भी हो उसे टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, ठीक है ना, पहला लॉ, सही है, दुनिया में कहीं भी रहे। अब जरा हम इसको टेस्ट करते हैं अपने इनके ऊपर, ठीक है ना। अब डिपेंड है कि अब इसकी बीवी, तो ये मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली तो ये फाइल करेगा क्योंकि इसकी बीवी भले इसके साथ नहीं रह रही थी, लेकिन एक मिनट रुकिएगा, हम अगर इसको फाइलिंग स्टेटस पर जाकर देखें 6 महीने से ज़्यादा वो रहेगी, नहीं जी, अब ये मैरिड फाइलिंग सेपरेटली करेगा और बच्चों को भी क्लेम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसकी बीवी अगर 6 महीने से ज़्यादा उससे अलहदा रह रही है ना, 6 महीने से ज़्यादा अगर उससे अलहदा रह रही है, ठीक है, तो अब वो मैरिड फाइलिंग सेपरेटली करेगा, ज्वाइंटली नहीं कर सकता। तो कुछ लोग जो शादी कर लेते हैं लेकिन उनका सर्टेन टाइम पीरियड तक वो नहीं आ सकती स्पाउस। हाँ हाँ, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते का इशू है। सॉरी आवाज़ कट गई, दोबारा बताएं। नहीं कर सकते, इशू हो, वीज़ा का इशू हो या कोई भी इशू हो, जो ये पैरामीटर दिए उन्हीं पैरामीटर के अंदर होगा साहब। चाहे वो उसको सपोर्ट भी कर रहा है भले पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, पैसे भेज रहा है, सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो उस पैरामीटर में नहीं है ना। अगर 6 महीने से कम रही है, ठीक है ना, तो वो कर लेगा। अगर 6 महीने से ज़्यादा वो रह रही, ठीक है ना, उसके साथ नहीं रही, तो वो तो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। और जहाँ तक बात रही बच्चों की, तो बच्चों के साथ ऑब्वियसली बात है, वो रह ही नहीं रहा, भले खाना पीना रह रहा है, सब कुछ है, लेकिन वो रह ही नहीं रहा साथ, तो टैक्स हो रही। ठीक है, जब तक वो वहाँ पे इमिग्रेशन नहीं हो सकती हाँ, और जब तक immigration नहीं। ठीक हो गया। और जैसे सेकंड अगर क्वेश्चन, मैंने सिटीजन वाली कॉन्सेप्ट कहा, अगर नॉन सिटीजन है फिर तो कुछ फिर तो क्वालिफाई नहीं करता, क्वालिफाई नहीं करता, बिल्कुल 183 डेज भी जो है वो कंपल्सरी है, ये भी ऑब्वियसली बात है, वो तो यूएस रेजिडेंट है। रेजिडेंट की। ठीक हो गया। सेकंड क्वेश्चन ये था सर कि ये जो आपने एडजस्टमेंट की लिस्ट दी है, ये होलिस्टिक लिस्ट है, सब कुछ इंक्लूड है इसके अंदर या इसके जी, अलावा सब भी? कुछ मैक्सिमम सब सब कुछ। कुछ। ठीक है, और स्टैंडर्ड डिडक्शन ये फेडरल लेवल पे है कि स्टेट लेवल पे है? तो कुछ स्टेट के अंदर मिलती है, लेकिन फेडरल लेवल पे है ये सारी। ठीक है, और ये जो एक कई दफ़ा आप रेंट भी दे रहे होते हैं ना, जरूरी नहीं आप मॉर्गेज पे रह रहे हैं, तो अगर आप रेंट दे रहे हैं तो रेंट की कोई रिबेट्स वगैरह नहीं, रेंट का नहीं मिलता, रेंट का नहीं मिलता। नहीं, रेंट का नहीं मिलेगा, लेकिन बात कंडीशंस के अंदर टेनेंट क्या, लैंडलॉर्ड क्या कहता है, प्रॉपर्टी टैक्स भी आप भरेंगे, लोकल टैक्स भी आप भरेंगे प्रॉपर्टी, तो उस सूरत के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स तो आप क्लेम कर लेंगे अगर आपके टर्म्स है कि आपने पे किया है, ठीक है ना, लेकिन तो आप पे नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ये वो नॉर्मल नहीं है जिस तरह आप प्रॉपर्टी जी, normal नहीं। कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। नॉर्मल तो आप रेंट पे ही रह रहे होते हैं, तो रेंट की स्टेट लेवल पे कोई रिबेट नहीं देती? नहीं, कोई रिबेट नहीं, कोई क्लेम नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दी ना आपको, स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दी ना आपको, तो उसके अंदर वो चले जाता है कवर। और ये जो सेल टैक्स आप कहते हैं, सेल टैक्स के बीच में गया प्रॉपर्टी की सेल पे आप ना, जो आप खाना पीना खाते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, ये सेल टैक्स जो आप अच्छा, कंज्यूमेबल आइटम।
ठीक है, इस पे आपको रिबेट वगैरह मिल जाती है इसके जी अंदर। जी, वो आइटम ऐसे डिडक्शन में चल जाएगा। ठीक है सर। लास्ट क्वेश्चन ये था, डिपेंडेंट्स कितने क्लेम कर सकते हैं? एक ही डिपेंडेंट, 2-3 बच्चे हैं तो उनमें से डिपेंडेंट कितने मैंने claim खान होंगे? साहब का है, मैंने अपने जवाब में खान साहब का है। तो खान साहब हमारे जो भाई होते हैं, खान भाई, उनके हम लोगों को जनरली देखा जाता है हमारे खान भाइयों के ज़्यादा बच्चे होते हैं। हाँ। सॉरी आवाज़ कट गई, लास्ट प्लीज। अनलिमिटेड क्लेम कर सकते हैं, अनलिमिटेड क्लेम कर सकते हैं। अनलिमिटेड डिपेंडेंट्स क्लेम कर सकते हैं? जी हाँ, अच्छा, जो इन कैटेगरी के अंदर आ जाए, जो इस कैटेगरी में आ जाए। तो अब तो इस आपके ऊपर category- डिपेंडेंट करता है। अब आप 500 लोगों का खाना बनवाते हैं, डेली देगे बनवाते हैं यूएस में रहते हुए, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई। जितने मर्जी डिपेंडेंट क्लेम कर लो। जी अच्छा, इसकी लिमिट ही नहीं है। अच्छा, लास्ट बस सॉरी क्वेश्चन ये था कि अगर विजिटर कोई आया हुआ है आपके पास, क्या वो डिपेंडेंट क्लेम होता है, रिलेटिव या नॉन रिलेटिव? जो इस कंडीशन में आएगा, ये पूरे साल के लिए। नहीं, विजिटर स्टेटस। नहीं, विजिटर्स तो नहीं है, पूरे साल विजिटर आपके 4 दिन 6 दिन 8 दिन आएगा ना, तो पूरे साल आपको उसका नहीं, लेट्स सपोज 6 मंथ से ज़्यादा का रिलेटिव है वो, तो फिर 183 डेज का क्राइटेरिया तो पूरा हो गया। पूरे साल आपने उसका खाना पीना रहना किया है? हाँ, नहीं किया ना, आपने तो सिर्फ 183 डेज किया है। लेट्स से 183 डेज से बाद हो जाता है वो, क्योंकि मैंने 6 कहा महीने पूरे का साल service- जनाब, 6 महीने लॉ के आइए पढ़िए, खाना पीना रहना मोर देन 50% से ज़्यादा आप उसका कर रहे हैं ना, तो वो उसके लिए नहीं, उसको आपके लिए नहीं। ठीक है, चलें ठीक है, थैंक यू। माय प्लेजर। जी मेहदी हैदर साहब, मेहदी हैदरी साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने क्वालिफाइंग चाइल्ड में बताया था कि अगर चाइल्ड 24 साल से बड़ा हो यानी 25 साल हो तो डिपेंडेंट के कैटेगरी में लाई करता है सर। अगर वो पूरी होती है, अगर वो सर डिपेंडेंट के कैटेगरी में लाई करता है और वहाँ पर 4,700 से ज़्यादा कमाता है, फिर वो किस कैटेगरी में लाई करेगा? फिर वो कैटेगरी से निकल जाएगा, फिर वो आप उससे डिपेंडेंट भी क्लेम नहीं कर सकते। टैक्स रिटर्न करना पड़ेगा सर उसे? नहीं, टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं करना। टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए $13,850 की है ना। सही है सर, सही है। थैंक यू, बिल्कुल सर, थैंक यू। जी मोहम्मद बिलाल रजा साहब। वालेकुम सलाम। तो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 13,000 तो ये फिक्स है या ये तो इनकम की लिमिट में इनकम बढ़ जाती है? ना 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 ना, ये तो फाइलिंग स्टेटस के ऊपर डिपेंड करता है, हर साल चेंज होती है। इनकम ये जी 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 जी, ये फाइलिंग स्टेटस पे डिपेंड करता है, और ये हर साल आईआरएस की वेबसाइट पे नए आ जाते हैं, ऑफिस के। सेकेंडली जो क्वालिफाइंग चाइल्ड का जो क्राइटेरिया था नंबर 4 एलिमिनेट ग्रॉस इनकम टैक्स, हम्म। वो ये कि अगर उसकी 13,800 से इनकम ज़्यादा है तो फिर वो क्वालिफाइंग जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। माय प्लेजर। जी जावेद इकबाल साहब। जावेद इकबाल साहब। ये आवाज़ आ रही है? जी मुझे बिल्कुल आ रही है। सर मैंने ये पूछना था कि यूएस सिटीजन अगर यूएस से बाहर काम करता है, जॉब करता है, कोई भी इनकम जनरेट करता है, तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी उसके रिटर्न में? आपकी आवाज़ कट रही है जनाब। मैं ये कह रहा हूँ कि यूएस सिटीजन हम्म। यूएस के बाहर कोई जॉब कर रहा है या कोई भी काम कर रहा है जिससे इनकम जनरेट हो रही है, तो वो उसकी टैक्स रिटर्न में क्या ट्रीटमेंट होगी? वो क्रॉस बॉर्डर टैक्सेशन, इट्स अ क्रॉस बॉर्डर टैक्सेशन, और वो इस कोर्स का पार्ट नहीं है। और उसको डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है या जी मैंडेटरी है, जी जी, एज पर द लॉ। मैंने बताया कि यूएस सिटीजन दुनिया के किसी कोने में बैठा हुआ है या दुनिया के किसी कोने से भी इनकम कमा रहा है, दुनिया के किसी कोने में भी बैठा हुआ है या दुनिया के किसी कोने से भी इनकम कमा रहा है, उसको यूएस में डिक्लेयर करना कंपलसरी। और दूसरा सर मेरा सवाल ये है कि अदर देन एम्प्लॉयमेंट जो कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम होती है उसमें कौन कौन सी डिडक्शन जो अलाउेबल होती है एडमिसिबल? जो बिजनेस को अलाउ होती है वो सारी होती है। वो सारी फ्रीलांसर्स को? जी, फ्रीलांस मैन होगा। सॉरी कट गई आवाज़। जी, फ्रीलांसर एज अ बिजनेसमैन होता है। ठीक है जी, चलें जी, थैंक यू सो मच। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।